यूपीएससी पीटी के लिए 2026 के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि अपन बेरोज़गारी के साथ साथ अभी जो नए 4 श्रम कानून आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और साथ में अपन गिग इकोनॉमी और गिग इकोनॉमी में जो मून लाइटिंग वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे, और जो चारों श्रम कानून हैं उनमें क्या बदलाव हुआ है और यूपीएससी वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकती है, इन सभी की आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं। देखो, बेरोज़गारी होती क्या है? बेरोज़गारी से पहले आपने को जानना है कि श्रम बल होता क्या है। श्रम बल मतलब कि कौन कौन व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है। तो ध्यान रखना, बेरोज़गार और रोज़गार दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि कार्य करने का उसमें कौशल भी हो और वो इच्छुक भी हो। भारत में ज़्यादातर स्थिति क्या है कि वो कार्य करने के लिए तो इच्छुक है, लेकिन उसमें कार्य करने का कौशल इतना मौजूद नहीं है, इस वजह से वो बेरोज़गार हो रहा है। तो इस प्रकार की बेरोज़गारी क्या बोलते हैं, ये अपन आगे बात करेंगे। श्रम बल क्या होता है? कार्य करने में तो सक्षम है। उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष तक। ये परिभाषा किसके द्वारा तय की गई है? NSSO के द्वारा। तो कार्य करने में सक्षम हो तथा इच्छुक भी हो। अब इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों शामिल होते हैं, यानी जो रोज़गार कर रहा है या बेरोज़गार है, दोनों शामिल हैं। रोज़गार दर क्या होती है? मतलब कि कितनी प्रतिशत व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। जो अपन एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं वो टोटल जनसंख्या में कितने प्रतिशत व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, श्रम बल में। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं कि 15 से 59 वर्ष के व्यक्तियों में जो सक्षम भी है और इच्छुक भी है, ध्यान रखना दोनों सक्षम और इच्छुक दोनों होना आवश्यक है। उसमें मान लो कि एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं 50, मैच करता हुआ डाटा लेते हैं। एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं 40 और अनएम्प्लॉयड है 60। तो अब रोज़गार दर क्या होगी? ये 40 व्यक्ति दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 100 हो रहे हैं ना। तो 100 तो क्या हो गया? श्रम बल हो गया। श्रम बल कितना हो गया? 100। रोज़गार दर क्या होगी? पूरे श्रम बल में कितने लोग भागीदार हैं? 40। तो 40/40 प्लस 60 यानी 100। तो 40/100, क्योंकि एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों मिलकर श्रम बल बनाते हैं ना। तो 40/100 ये क्या हो जाएगा? ये हो गया रोज़गार दर। यानी जो श्रम बल में 5 व्यक्ति हैं तो उनको 2 को रोज़गार मिल रहा है। और फिर बेरोज़गार दर कितना हो जाएगा? यानी जो अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हैं वो तो 60/100 यानी 3/5। तो ये हो जाएंगे बेरोज़गार दर। यानी श्रम बल यानी जो भारत की कुल जनसंख्या में से 15 से 59 वर्ष के जो व्यक्ति हैं जो सक्षम हैं और कार्य करना चाहते हैं, उनमें से यदि वो 5 व्यक्ति हैं तो उनमें से 3 को रोज़गार मिल रहा है। तो ये हो गई बेरोज़गार की दर। अच्छा, श्रम बल भागीदारी दर क्या होगी? यानी श्रम बल, टोटल श्रम बल कितना है और जनसंख्या कितनी है। अपन ने अभी बात किया था, ये किसका अनुपात था? ये था कि जो कार्य करने में सक्षम है और इच्छुक है, चाहे एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, इनकी बात किए थे 15 से 59 वर्ष की। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो सक्षम नहीं है लेकिन इच्छुक रखते हैं, उसको तो इसमें शामिल नहीं किया गया है ना। या फिर जो 15 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति या 59 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, इनको पूरी कुल जनसंख्या के अंदर पूरा श्रम बल देखा जाता है। ये थे 100 व्यक्ति। मान लो अपनी कुल जनसंख्या है 200, तो श्रम बल कितना था अपना? श्रम बल था 100, टोटल जनसंख्या है 200। तो ये है अपना श्रम बल भागीदारी दर। यानी 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पूरा श्रम बल में भागीदार है, या तो वो अभी नौकरी नहीं कर रहा है या फिर नौकरी कर रहा है, लेकिन टोटल जनसंख्या का 50% हिस्सा है। तो यदि दो जनसंख्या है तो उसमें से एक व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है या इच्छुक है, जो कार्य कर रहा है या कार्य नहीं कर रहा। श्रम बल में ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होगा। श्रम बल जो कार्य करने में सक्षम और इच्छुक है, जिसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड आते हैं। तो ऐसा मत कर देना कि श्रम बल में भागीदार का मतलब ये हो गया कि जो कार्य कर रहा है यानी एम्प्लॉयड व्यक्ति है केवल वही शामिल होगा। नहीं, पूरा श्रम बल शामिल होता है। श्रम बल में रोज़गार वाला और बेरोज़गार दोनों शामिल होते हैं। टोटल जनसंख्या अपनी मान लो 200 थी और श्रम बल कितना हो गया था? 100 था। तो 1/2 अनुपात हो गया। यानी यदि जनसंख्या 2 है तो उसमें से एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, यानी 50%। श्रम बल की भागीदारी कितनी हो गई? 50%। फॉर्मूला क्या है? एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड
यानी ये हो गया श्रम बल और टोटल पॉपुलेशन। तो श्रम बल भागीदारी दर क्या दिखाता है, ये 1/2 क्या दिखाया कि टोटल पूरी जनसंख्या में से कितने लोग श्रम बल में शामिल हैं। रोजगार और बेरोजगार दोनों व्यक्ति शामिल होते हैं इसमें। कार्मिक जनसंख्या अनुपात क्या होता है, देखो अभी बात कर रहे थे अपन पूरे श्रम बल की बात कर रहे थे, लेकिन जो व्यक्ति कार्य कर रहा है यानी जो एम्प्लॉयड है, जब एम्प्लॉयड को पूरी जनसंख्या में से देखेंगे वो होता है कार्मिक जनसंख्या अनुपात। यानी टोटल जनसंख्या अपनी कितनी थी, 200 थी, और एम्प्लॉयड व्यक्ति कितने थे, 40 व्यक्ति थे। तो 40/200 है ना। तो अपना कार्मिक जनसंख्या अनुपात कितना आएगा, 1/5 यानी 5 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति कार्य कर रहा है। ये हो गया अपना कार्य जनसंख्या अनुपात। दोनों में अंतर क्या है, श्रम बल में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों का जनसंख्या की तुलना में अनुपात निकालेंगे, और कार्मिक जनसंख्या अनुपात में एम्प्लॉयड व्यक्ति है उसका टोटल जनसंख्या में अनुपात निकालेंगे, यानी कुल जनसंख्या में कितने लोग कार्यरत है उसकी प्रतिशतता। अब इन जो भी दोनों आंकड़े तय किए थे ना, अब वो अपनी वास्तविक जनसंख्या और वास्तविक रोजगार वाले आंकड़े और बेरोजगार वाले आंकड़ों के आधार पे जब 2022 और 23 का डाटा निकालता है, तो कौन निकालता है, ये PLFS, इसको क्या बोलते हैं, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये हर साल आता है। अपन 2022 और 23 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि UPSC जब पर्सन पूछती है, आई थिंक इसने 2022 में या 23 में पर्सन पूछा था, UPSC ने 2022 या 2023 में पर्सन पूछा था। UPSC पर्सन किस प्रकार पूछेगी कि पिछले साल की तुलना में अब क्या फ़र्क पड़ा, यानी अब मान लो पर्सन पूछ सकती है कि पिछले साल की तुलना में 2022-23 की तुलना में 2024-25 में ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई है या ग्रामीण रोजगार में कमी हुई है, महिलाओं के रोजगार में वृद्धि हुई है या महिलाओं के रोजगार में कमी हुई है। इस प्रकार का UPSC पर्सन पूछ सकता है। इसलिए अपन अभी 2022-23 का डाटा देख रहे हैं, और अभी करंट के आधार पर जब 2000 शायद मार्च अप्रैल के अंदर नया डाटा आएगा 2025 का, तो तब देखेंगे, इसके साथ तुलना कर लेंगे उसको, है ना। तो पुराना डाटा याद रखना जरूरी है, उसकी तुलना अपने को आगे वाले डाटा के साथ करेंगे जो अपन PT 365 से कवर कर लेंगे। तो ध्यान रखना, इसको मैं अपडेटेड करवा दूंगा। तो PLFPR ये क्या था, श्रम बल भागीदारी दर, यानी टोटल जनसंख्या में से 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या है उसमें कितने लोग श्रम बल में शामिल है ना। तो टोटल ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं, 57% है, यानी टोटल जनसंख्या में से जो 15 से गाँव में जो 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं उनमें से कार्य करने में सक्षम और इच्छुक 57% व्यक्ति हैं। शहरों में वो आंकड़ा 50% है। 50% शहरों में कम क्यों है, क्योंकि शहरों में तो ज़्यादा होना चाहिए। देखो शहरों में कम इसलिए क्योंकि शहरों की जो महिलाएं होती है ना, वो काम करने में ज़्यादा इच्छुक नहीं होती, लेकिन जो वहीं पर जब गाँव की बात करते हैं तो गाँव में महिलाएँ मजदूरी वगैरह करती रहती हैं, जिस प्रकार गाँव में पुरुष और महिलाएँ दोनों काम करती रहती हैं। लेकिन शहरों में ऐसी स्थिति नहीं है। शहरों में जो पुरुष व्यक्ति होता है वही काम करने चला जाता है और वो इतनी आय जनरेट कर लेता है कि वो महिला का या अपने घर का पालन पोषण कर सके। इस कारण जो शहर होते हैं वहाँ पर ये जो LFPR आंकड़ा कम है, क्योंकि वहाँ की महिलाएं श्रम बल में भागीदार नहीं होती। जब पुरुष और महिलाओं की जब तुलना करते हैं तो 77% पुरुष कार्य करने के इच्छुक हैं और या उनमें कौशल है, वहीं पर महिलाओं की बात करते हैं तो वो केवल 32% है। ध्यान रखना, ये कौन सा आंकड़ा है कि एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों का शामिल है, जिसमें कार्य करने की इच्छुक और कौशल दोनों शामिल है। वहीं WPR क्या है, यानी जो कितने लोग कार्य कर रहे हैं टोटल जनसंख्या में। तो ग्रामीण जनसंख्या मान लो कि ग्रामीण जनसंख्या 100 थी, 100 में से 54 लोग गाँव में महिलाएं पुरुष कार्य कर रहे हैं। वहीं शहरों में 46% ही है। शहरों में कम क्यों है, क्योंकि अभी बताए थे ना महिलाओं की इच्छा कम होती है शहरों में कार्य करने की, या तो इच्छा की वजह से या फिर पुरुष मानसिकता की वजह से वो कार्य नहीं कर पाती। अब ध्यान रखना, हाल ही में महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे एक और अपडेट हुआ है। जो नया अभी श्रम कानून आया है ना, तो उसमें बताऊंगा कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट की परमिशन दे दी गई है। पहले नाइट शिफ्ट की परमिशन नहीं थी महिलाओं को, केवल दिन में समय में कार्य कर सकती थी। अच्छा, UPSC PT के लिए इम्पोर्टेंट, देखो 2023 में नोबेल प्राइज़ मिला था जो इकोनॉमिक्स का, वो किसको मिला था क्लाउडिया गोल्डिन का। इसने क्या काम किया था, इस श्रम बल में जो महिलाओं की भूमिका है ना, इससे संबंधित इसने अपना डाटा प्रकाशित किया था। तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला था किसके संबंध में, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित में।
कब मिला था? 2023 में नोबेल प्राइज़। यूपीएससी इन 2024 में इसके संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया और 2025 में भी नहीं पूछा था, तो हो सकता है वो 2026 में पूछ सकती है। अच्छा, इसकी पूछने की संभावना अधिक क्यों है? मैंने ऐसे बोला कि 2026 में पूछ सकती है, अधिक क्यों है? क्योंकि एक तो ये नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था और दूसरा अभी हाल ही में जो अपने नए श्रम कानून आए हैं ना, उनमें महिलाओं को सशक्तिकरण को लेके नाइट शिफ्टिंग की बात की है। तो जब महिलाएं नाइट शिफ्टिंग में कार्य करेंगी तो रोज़गार में उनकी वृद्धि होगी ना, तो इस कारण भारत में जीडीपी में वृद्धि होगी। तो हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट रीजन है इसके प्रश्न पूछने के। अब बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार। देखो, बेरोजगारी मांग आधारित होती है और आपूर्ति आधारित दोनों होती है। अपन मोस्टली आपूर्ति आधारित बेरोजगार की पढ़ते हैं। मांग आधारित क्या होती है कि जब मांग ही नहीं होती, जैसे चक्रीय बेरोजगारी, कुछ समय कार्य मिल गया, कुछ समय कार्य नहीं मिला। मौसमी बेरोजगारी, जब मौसम होता है, जैसे कृषि वगैरह के क्षेत्र में ऐसी होती है, या पतंग बनाना हुआ, या पटाखे से संबंधित कुछ रोजगार ऐसे हैं कि उस सीजन के अनुसार ही उनको रोजगार मिल पाता है। जब और आपूर्ति आधारित की बात करते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है कि उपलब्ध नौकरी और श्रमिक के मध्य जो कौशल होता है ना, उसमें अंतर ये तकनीकी क्षेत्रों में होता है। जैसे कि व्यक्ति जो श्रम चला आ रहा था, वो व्यक्ति कार्य कर रहा था, लेकिन अब एआई का जमाना आ गया ना, तो एआई के संबंध में लोगों को जानकारी कम है। अब ज़्यादातर नौकरियां किससे संबंधित है? एआई से संबंधित। जब लोगों को जानकारी इसके एआई के संबंध में ज़्यादा कौशल नहीं होगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो ये है कि श्रमिकों के कौशल में बेमेल कर रहा है। नौकरी तो उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है, नौकरी उपलब्ध है, लेकिन उसको व्यक्ति को वैसा कौशल ही प्राप्त नहीं है। तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? व्यक्ति एक काम कर रहा था, इस काम को उसने छोड़ दिया और अब दूसरे काम की तलाश कर रहा है। तो ये जो इसका बीच का टाइम पीरियड होगा ना, जिसमें वो संघर्ष करता रहेगा, संघर्ष यानी घर्षण कर रहा है, तो उसको बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। परिच्छन बेरोजगारी क्या होती है? परिच्छन बेरोजगारी यानी कि जहाँ पर कार्य करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता काफ़ी थी। एक क्षेत्र में एक व्यक्ति इनफ था कार्य करने के लिए, लेकिन वहाँ पर लगे हुए हैं 3 या 4। ये गाँव में कृषि क्षेत्र में होता है। कृषि क्षेत्र में क्या होता है? गाँव में एक व्यक्ति एक खेत में कार्य करने के लिए इनफ है, लेकिन पूरा परिवार वहाँ पर कार्य करता रहता है। तो यदि वो व्यक्ति हट जाएगा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। एक खेत था, इसमें एक व्यक्ति इनफ है, लेकिन अभी कार्य कर रहे हैं 3 या 4। यदि ये 3 या 4 व्यक्ति हट जाएंगे तो क्या कुछ उत्पादकता में प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये जो अतिरिक्त 3-4 अतिरिक्त व्यक्ति थे ना, जब ये हट जाएंगे तो सीमांत उत्पादकता शून्य रहेगी, यानी जो उत्पादकता होगी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, परिच्छन बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यही कारण था कि जब 2022 में शायद यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था, उसका आंसर तभी कर सकते थे जब अपने को पता होता कि परिच्छन बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य है। क्यों उत्पादकता शून्य है? क्योंकि ये जब व्यक्ति इस क्षेत्र से हट जाएंगे, यानी जो रोजगार कर रहे हैं इस रोजगार से हट जाएंगे, तो भी उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुविधा बेरोजगारी क्या है? जो गिग वर्कर होते हैं ना, जैसे ओला उबर वगैरह हुए, तो ये बहुत सुविधा होते हैं, यानी उनके काम को कोई निश्चितता नहीं होती, काम मिले या ना मिले, कभी भी ये बेरोजगार हो सकते हैं। तो ये कार्य के प्रति, बेरोजगारी के प्रति बहुत सुविधा है। अब बात करते हैं फिलिप वोकर्स। फिलिप वोकर के बारे में आपको पता होगा, मैंने इसको मुद्रास्फीति में भी समझाया था, महंगाई वाले टॉपिक में भी समझाया था। एक बार फिर से बता देता हूँ। मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है ना, तो बेरोजगारी भी कम होती है। बेरोजगारी कम क्यों होती है? तो मुद्रास्फीति बढ़ने का क्या कारण होता है कि लोगों के द्वारा मांग अधिक की जा रही है। मांग अधिक की जा रही है तो जो उद्योग होगा, उद्योग क्या करेगा? आपूर्ति में वृद्धि करेगा, यानी जो वस्तुओं की मांग बढ़ रही है तो और वस्तु बाजार में डंप करने लगेगा। बाजार में और वस्तु डंप करेगा, उसके लिए क्या चाहिए? उसको लोगों की आवश्यकता रहेगी, यानी रोजगार में वो वृद्धि करेगा। तो यही कारण है कि जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है, यानी महंगाई बढ़ती है, तो बेरोजगारी कम होती है, क्योंकि रोजगार लोगों को मिलना शुरू होता है। लेकिन ये केवल एक सीमा तक होता है, ये हमेशा पॉइंट ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता कि मुद्रास्फीति कितनी भी बढ़ है तो हो सकता है आपके दिमाग में फिर ये ख्याल आएगी जब मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो बेरोजगारी दर कम होती है, तो क्यों ना मुद्रास्फीति को इतनी हाई कर लिया जाए कि बेरोजगारी तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, केवल ये एक सीमा तक ही होगा। क्यों सीमा तक होगा उसको समझना। जब अपन मुद्रास्फीति में वृद्धि करते जाते हैं, यानी महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है ना, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो अपन मांग जनरेट कर रहे हैं।
इस कारण महंगाई बढ़ रही है। लेकिन यदि सोचो महंगाई इतनी अधिक हो गई कि अपन मांग ही बंद कर देंगे, जरूरी थोड़ी है बहुत ज़्यादा कोई वस्तु, बिस्किट अपन बिस्किट खा रहे हैं, महंगा हो रहा है तो भी खा रहे हैं, अब बिस्किट की कीमत 100 रुपये हो जाएगी तो अपन उसका खाना जरूरी थोड़ी है, अपन उसको बिस्किट को खाना बंद कर देंगे। तो जैसे अपन बंद कर देंगे यानी मांग डाउन हो जाएगी, मांग डाउन हो जाएगी तो उस क्षेत्र में मंदी आ जाएगी, मंदी आ जाएगी तो वो जो उद्योगपति है, बिस्कुट का जो मालिक होगा, वो क्या करेगा, वो जो उसके लाभ कम होगा, लाभ कम होने के कारण उसने क्या करेगा कि जो भी वो नौकरी पर रख रखा था व्यक्तियों को, या तो उनकी आय में कमी कर देगा, आय में कमी नहीं करेगा तो उन व्यक्तियों को जो रोजगार दे रखा था अतिरिक्त को निकाल देगा, क्योंकि उनकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लोगों द्वारा मांग ही नहीं की जा रही, मांग नहीं की जा रही तो वो और उत्पादन क्यों करेगा, उत्पादन नहीं करेगा तो जो अतिरिक्त व्यक्ति थे उनको वो नौकरी से निकाल देगा। तो ध्यान रखना, एक सीमा तक ही मुद्रास्फीति बढ़ने पर बेरोजगारी दर कम होती है। जो ये एक सीमा है उसको बोलते हैं नायरू बिंदु। अपन ने जीडीपी, संभावित जीडीपी की जब बात कर रहे थे तब मैंने नायरू बिंदु के बारे में बताया था कि मुद्रास्फीति को नायरू बिंदु तक बढ़ाना चाहिए संभावित जीडीपी प्राप्त करने के लिए। तो क्यों बढ़ाना चाहिए वो समझ में आ गया। अब जब मैंने संभावित जीडीपी की बात की थी तब मैंने बताया था कि नायरू बिंदु तक क्यों बढ़ाना चाहिए, उससे क्या लाभ होगा। तो अब मैंने मुद्रास्फीति के संबंध में तो बता दिया, बेरोजगारी के संबंध में बता दिया, लेकिन आपको बताना है जीडीपी में उसका क्या फ़ायदा होगा, कमेंट करके बताना। क्योंकि यूपीएससी पर्सन पूछेगी तो डायरेक्ट पर्सन ऐसा नहीं पूछती कि अब अपन बात करें मौद्रिक नीति की तो या मुद्रास्फीति की बात करें तो यूपीएससी मुद्रास्फीति से रिलेटेड ही पूछेगी, नहीं मुद्रास्फीति बाकी और भी टॉपिकों से इंटरलिंक करती रहती है, सॉरी यूपीएससी और भी टॉपिकों से इंटरलिंक करती रहती है। अच्छा, ओकुन का नियम क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा कि बेरोजगारी जब जीडीपी में वृद्धि होती है तो बेरोजगारी में भी जीडीपी में वृद्धि होती है तो बेरोजगारी कम होती है। बहुत बार सुना होगा कि जीडीपी में जब एक सीमा तक बहुत अधिक तक वृद्धि हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ही बेरोजगारी कम हो जाएगी। तो ये जो नियम है वो किसका नियम है, ओकुन का नियम, यानी बेरोजगारी दर और जीडीपी के मध्य जो संबंध दिखाता है। जैसे जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों की प्रतिवर्ती आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी, है ना। तो यही कारण है ओकुन का नियम। अब बात करते हैं गिग इकोनॉमी। देखो गिग इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पहली बार अभी 2020 के कानून बने थे श्रम के, लेकिन जो 2025 में लागू हुए हैं, है ना, अभी दिसंबर महीने में 1-2 सप्ताह पहले ही लागू हुए हैं, तो ये करंट के अनुसार भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गिग इकोनॉमी को अब ऑफिशियली शामिल कर लिया गया श्रम कानूनों में, है ना, पहले ये शामिल नहीं थी क्योंकि ये नया अपने श्रम कानून बहुत पुराने थे, 1940 के आसपास के थे, और गिग इकोनॉमी कॉन्सेप्ट हालिया 1-2 दशकों का ही है। गिग वर्कर्स कौन होते हैं, जो अस्थायी या फिर फ्रीलांसर होते हैं, यानी जो ओला हुआ, उबर हुआ, जोमेटो हुआ, इन पर जो बाइक से डिलीवरी वगैरह करते हैं ना, ये होते हैं गिग वर्कर्स। ये नॉन प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं, यानी डिजिटल रूप से किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, या प्लेटफॉर्म वाले भी हो सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म वाले होते हैं वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं, एग्रीगेटर के, यानी जो ओला का ऐप होता है ना, ओला का ऐप क्या काम करता है कि एक ड्राइवर को अपने से मिलाता है। अपने को सर्विस चाहिए तो अपन जाएंगे ओला ऐप पर, और जिस व्यक्ति जो ड्राइवर होगा उसको अपने से कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा ऐप पर, है ना, ओला ऐप पर। तो ये क्या करता है, सेवा प्रदाता और सेवा ग्राहक को मिलाने का कार्य करता है, इसको बोलते हैं एग्रीगेटर। गिग श्रमिकों के लिए जो पहली बार कानून बनाया था वो किसने बनाया था, राजस्थान सरकार ने। और ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने जब हाल में कानून बनाया था, अच्छा केंद्र भी कानून बना रही है और राजस्थान सरकार यानी राज्य सरकार भी कानून बना रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये समवर्ती सूची में शामिल है। जो लेबर से संबंधित जो कानून वगैरह बनाती है वो समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। अब गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत कानूनी मान्यता मिल गई है ना। एम्प्लॉयमेंट इलेस्टिसिटी, ये क्या होती है, जब जीडीपी में वृद्धि होती है तो रोजगार में भी वृद्धि होती है ना, अभी बात किए थे बेरोजगारी और जीडीपी की वृद्धि। तो बेरोजगारी का उल्टा क्या हुआ, रोजगार, यानी जीडीपी बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। ओकुन ने भी ये नियम दिया था। और दूसरा ये किससे संबंधित है, एम्प्लॉयमेंट इलेस्टिसिटी से, यानी जब जीडीपी में 1% की वृद्धि हो जाएगी तो रोजगार में भी 1% की वृद्धि होगी। यानी जब रोजगार में जो परिवर्तन है वो जीडीपी में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी तुलना को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट
इलेक्ट्रिसिटी। अब गिग इकोनॉमी से संबंधित जो कुछ फैल वगैरह है या कोई प्लेटफॉर्म या सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग ने प्लेटफॉर्म इंडिया पहल शुरू की थी, किसके कारण? गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, नीति आयोग का मानना है कि 2029-30 तक जो गिग वर्कर्स है ना, उनमें 2.3 करोड़ हो जाएंगे टोटल। ध्यान रखना, मतलब लगभग 2.5 करोड़ की समथिंग 2030 तक 2.5 करोड़ गिग वर्कर हो जाएंगे, यानी जो डिलीवरी वगैरह कर रहे हैं ना ओला उबर पर, ये लगभग 2.5 करोड़ हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ई श्रमिक पोर्टल। अच्छा, सरकार ने ई श्रमिक पोर्टल बना रखा है, और जो ई श्रमिक पोर्टल के थ्रू क्या मिलता है इनको? एक कार्ड मिलता है, जैसे अपना आधार कार्ड है ना, उसी तरह इनको ई श्रम कार्ड मिलता है। किसके थ्रू है ये ई श्रम पोर्टल? यूपीएससी पीटी। जब ऑप्शन आता है कि यदि मान लो यूपीएससी पूछ रही है पर्सन ई श्रम पोर्टल के बारे में, तो 90% चांस है कि वो एक मंत्रालय के बारे में देखकर रखेगा कि ये इस मंत्रालय से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, ई श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से रिलेटेड है। इसमें क्या है? असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस, जो गिग वर्कर्स होते हैं या जो भी असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक होते हैं ना, उनका ये डेटाबेस है। ई श्रम पोर्टल में कौन लागू होता है? 15 वर्ष या 16 वर्ष से 59 वर्ष तक, यानी जो भी अपन बात करके आए थे, जो भी अपन श्रम बल की बात करके आए थे वो इसमें शामिल होता है। ध्यान रखना, असंगठित और असंगठित का क्षेत्र हुआ या फिर जो गिग वर्कर्स वगैरह हुए ना, वो क्षेत्र शामिल है। ध्यान रखना, इसमें संगठित क्षेत्र शामिल नहीं है, क्योंकि संगठित क्षेत्र सरकार की ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस के द्वारा उसके सदस्य होते हैं। ये किससे संबंधित है पता है क्या? ये पेंशन से संबंधित है। अपने को पता है, अपनी जो यूपीएससी एग्जाम लगती है ईपीएफओ की, वो पेंशन से रिलेटेड ही तो है ना। तो जो सरकार के द्वारा पहले से ही इसमें शामिल किए गए हैं, तो उनको ई श्रम पोर्टल में दोबारा शामिल नहीं किया गया। इनमें केवल वही शामिल है जो इनके अंदर शामिल नहीं है। अच्छा, ई श्रम पोर्टल के तहत क्या मिलता है? ई श्रम कार्ड। और जिस व्यक्ति के पास ई श्रम कार्ड है उसको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। ध्यान रखना, जब दुर्घटना हो जाती है तो 2 लाख का बीमा मिलता है। ये यूपीएससी पीटी पर्सन पूछ सकती है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ई श्रम कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए की बीमा मिलता है, नहीं मिलता। यूपीएससी इन टॉपिक जो अपनी लोक कल्याण से जुड़े हुए रहते हैं, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछने के चांस रहते हैं, क्योंकि जहाँ अपन जो सिलेक्शन होके यूपीएससी के थ्रू जो सिलेक्शन होके इन्हीं क्षेत्रों में जाके कार्य करेंगे, तो अपने को इनकी नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, जो ई श्रम कार्ड होता है वहाँ पर 12 डिजिट का अंक होता है, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यानी एक कोई व्यक्ति हो गया, जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, तो अपना जैसे आधार कार्ड का नंबर अलग अलग होते हैं ना, उसी तरह से उसका श्रमिक कार्ड नंबर भी अलग होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, आपने मून लाइटिंग के बारे में बहुत बार सुना होगा, है ना, और काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए भी होंगे। ये क्या है? एक साथ जब 2 नौकरी करते हैं ना कोई व्यक्ति, उसको बोलते हैं मून लाइटिंग। क्या भारत में ये लागू है? नहीं, भारत में ये प्रतिबंधित है। केवल आईटी सेक्टर को छोड़कर, आईटी सेक्टर में ग्रे एरिया बनाया गया है। तो एक साथ 2 नौकरी करने को क्या बोलते हैं? मून लाइटिंग। क्यों बोलते हैं? अच्छा, बता सकते हो क्यों बोलते हैं? देखो, दिन में सूरज की लाइटिंग हो गई, यानी दिन में कार्य कर रहा है, और रात में भी कोई अपना जाके कार्य करना लग गया, तो मून की लाइट में जो कार्य कर रहा है ना, चांदनी रात में जो कार्य कर रहा है, मून लाइटिंग हो गया। यूपीएससी पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टॉपिक है? भारत में जो नए श्रम सुधार हुए हैं ना, कभी भी इसका जो श्रम सुधार कानून ये 2020 के हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अधिघोषणा जारी करके लागू नहीं किया गया था। आपको पता होगा कि कोई भी विधेयक होता है, जब वो संसद द्वारा पास होता है तो वो विधेयक रहता है ना, और जब वो राष्ट्रपति साइन हो जाते हैं उसके बाद ही वो कानून बनता है। लेकिन लागू कब होता है? जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर देती है उसके बारे में। तो इसकी अधिसूचना अभी 2025 में हुई थी। इसमें क्या किया गया है कि जो पहले 29 श्रम कानून थे उनको समाप्त करके उनको केवल एक जगह संकलित करके 4 नए श्रम कानून बना दिए गए। अब 29 का लपटा नहीं है, केवल 4 ही नए हैं। जब 4 नए हैं तो यूपीएससी पीटी 4 एक पर्सन पूछ के 4 ऑप्शन दे सकती है इनके बारे में, है ना। तो ध्यान रखना, अपन इम्पोर्टेंट इनकी बात करते हैं कि ये जो अपने यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा, 4 में से पहला कौन सा है? सामाजिक सुरक्षा संहिता। इसमें क्या सभी श्रमिकों को शामिल किया गया है, यानी गिग वर्कर्स को भी शामिल कर लिया गया। पहले गिग वर्कर्स इसमें शामिल नहीं थे ना,
इनको भी शामिल कर लिया गया। प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल कर लिया गया। प्लेटफॉर्म वर्कर्स अभी बताया था ना, जो ओला उबर वगैरह हैं, एग्रीगेटर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा संहिता में शामिल कर लिया गया। तो सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, यानी मातृत्व लाभ या फिर जो छुट्टियां वगैरह प्राप्त होती है ना, वो भी असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी दी जाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना कि किसी गिग वर्कर्स को मातृत्व लाभ के लिए निर्धारित किया गया है ना। और इसके अलावा केवल गिग वर्कर्स को मातृत्व लाभ या ये लाभ ही नहीं मिल रहे, और भी लाभ मिल रहे हैं। जैसे उनको सालाना हेल्थ चेकअप होगा, महिलाओं को नाइट शिफ्ट दी जाएगी, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरी कौन सी है, औद्योगिक संबंध संहिता। इसमें क्या कि कोई भी जो हड़ताल वगैरह करते हैं ना, तो जब गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी यदि हड़ताल वगैरह करेंगे तो पहले नोटिस देंगे। यानी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को कानूनी मान्यता दे दी गई। यानी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जितना भी टाइम कार्य करेंगे वो, कि पहले से निर्धारित किया दिया जाता है कि तुम्हें 6 महीने के लिए नौकरी पर रखूँगा, तो हो गया फिक्स्ड टर्म। या 1 महीने के लिए नौकरी पर रखा जाएगा तुझे, तो हो गया फिक्स टर्म। पहले कानूनी रूप से मान्यता नहीं थी, लेकिन अब कानूनी रूप से इसको मान्यता दे दी गई कि तुम किसी को नौकरी पर रखना चाह रहे हो तो केवल 6 महीने के लिए नौकरी पर रखना चाह रहे हो तो उसको नौकरी पर रख सकते हो। अच्छा, तीसरी कौन सी है, वेतन संहिता। वेतन संहिता में न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है कि जो गिग वर्कर हुआ है, जो कोई भी वर्कर हुआ, उसका न्यूनतम वेतन मिलेगा। और दूसरा, महिला और पुरुष को समान वेतन मिलेगा। ये तो पहले से बता। अच्छा, ध्यान रखना, इसमें नया क्या हुआ, इसमें एक फ्लोर वेज का सिस्टम यानी नई परिभाषा दी गई है, यानी एक नया कॉन्सेप्ट लागू किया गया। फ्लोर वेज उसी तरह से है जिस तरह से आपने जब अपन रूस से तेल खरीद रहे थे ना, तो प्राइस के बारे में बहुत बार सुना होगा कि रूस के ऑयल पर, क्रूड ऑयल पर, कच्चा तेल पर प्राइस केप लगा दी जाए। प्राइस केप क्या होती है कि इस सीमा से अधिक यदि रूस तेल बेचेगा तो उसको अपन नहीं खरीदेंगे। भारत ने इसको लागू नहीं किया था, अपने प्राइस केप का कॉन्सेप्ट नहीं माना। उसी तरह से है फ्लोर वेज। फ्लोर वेज में क्या होता है कि न्यूनतम सीमा तय कर दी जाती है। केंद्र सरकार एक न्यूनतम सीमा तय कर देगी कि इस न्यूनतम आय से कम आय नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार फ्लोर वेज तय करती है और इसे लागू कौन करता है, राज्य सरकारें। क्यों, क्योंकि ये समवर्ती कानून में आते हैं ना, समवर्ती सूची में है लेबर वगैरह। तो केंद्र सरकार द्वारा फ्लोर वेज का सिस्टम लागू किया गया, यानी न्यूनतम मजदूरी। इससे कम वेतन नहीं दिया जाएगा। कौन तय करती है, राज्य सरकारें। चौथा कौन सा है, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिताएं। यानी कार्यस्थल पर सुरक्षा को और बेहतर माहौल बनाया जाए। अब इसके तहत महिलाओं को नाइट शिफ्ट की परमिशन दे दी गई है। नाइट शिफ्ट की परमिशन देने का क्या मतलब हुआ कि पहले बहुत सारे जो कंपनियां वगैरह होती हैं वो महिलाओं को नौकरी पर इसलिए नहीं रखती थी कि उनको केवल दिन में कार्य करना होगा। अब नाइट शिफ्ट में कार्य कर सकती है तो महिला सशक्तिकरण में भी वृद्धि होगी, जीडीपी के ग्रोथ में भी वृद्धि होगी, क्योंकि पहले महिलाएं केवल दिन में कार्य कर सकती थी। तो जो कोई कंपनियां वगैरह होती थी वो रात में यदि कार्य करवाना चाहती थी तो अब पहले करवा नहीं सकती थी, लेकिन अब करवा सकते हैं। बशर्ते एक ध्यान रखना है यहाँ पर, महिला नाइट शिफ्ट में कार्य करिए तो उस कंपनी में ऐसी स्थितियाँ होनी चाहिए, ऐसी सुविधाएँ होनी चाहिए कि उनकी महिलाओं की सुरक्षा की जा सके। और सालाना हेल्थ चेकअप होगा, तो और जो जितने भी श्रमिक हैं उनका सालाना हेल्थ चेकअप करेगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अब गिग वर्कर हुआ या कोई भी वर्कर हुआ, उनका हेल्थ चेकअप करवाना कंपनी के लिए अनिवार्य हो गया है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। भारत में श्रम सुधार 2020 में कानून बन गया था, लेकिन लागू 2025 में हुआ है। 29 पुराने श्रम कानूनों को नई 4 संहिताओं में बदल दिया गया है। कौन कौन सी है, सामाजिक सुरक्षा संहिता, इसमें गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार शामिल किया गया है। दूसरा कौन सा है, औद्योगिक संबंध संहिता, इसमें फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम लागू किया गया है, यानी कंपनी कुछ टाइम के लिए भी किसी को रखना चाहती है तो वो रख सकती है, इसको कानूनी मान्यता मिल गई है। वेतन संहिता क्या है, वेतन संहिता में फ्लोर वेज का सिस्टम लागू किया गया है, यानी न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, इसमें महिलाओं को नाइट शिफ्ट की परमिशन दे दी गई है। तो आ गया समझ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अपन कल बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।